नमस्कार। नीतीश कुमार ने पटना में अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि अगर विपक्ष की सारी पार्टियां एक साथ आकर चुनाव लड़ें तो भाजपा को सिर्फ 50 सीटें मिलेंगी। उन्होंने पहले भी कहा था कि जो लोग 2014 में जीते थे वो 2024 में नहीं जीतेंगे, लेकिन उस समय उनकी पार्टी दूसरे तरह से इस बात को कह रही थी। उस समय नीतीश कुमार ने भी ये बात कही थी और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी ये बात कही थी कि ये आंकड़ों का खेल है, मतलब 272 के आंकड़ों का खेल है। और ललन सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि अगर 40 सीटें भी कम हो जाती हैं तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े से यानी 272 के आंकड़े से नीचे आ जाएगी। तो अभी 10 दिन 15 दिन पहले 20 दिन पहले पार्टी का ये रुख था कि 40 सीटें भी कम कर देते हैं तो बीजेपी बहुमत से नीचे आ जाएगी। ये नंबर्स का गेम है, 272 के नंबर्स का गेम है। और शनिवार को जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो नीतीश कुमार ने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां साथ आ जाती हैं तो बीजेपी 50 सीट पर आ जाएगी। ये कहां तो 272 से कम करके और बहुमत समाप्त करना था और कहां अब नीतीश कुमार 50 सीट की बात करने लगे हैं। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार ने यह बात कहने से पहले कोई हिसाब लगाया है, सीटों का कोई गणित बनाया है? उन्होंने विपक्षी पार्टियों की स्थिति को समझकर यह बात कही है या चिढ़कर यह बात कह दी है? ध्यान रहे, जब उन्होंने पहली बार यह बात कही थी कि नंबर्स का गेम है और बीजेपी को 272 से नीचे लाना है, तब उस समय उन्होंने बीजेपी को से गठबंधन तोड़ा था और आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। जिस दिन उन्होंने बीजेपी को 50 सीट पर लाने की बात कही उस दिन उनकी पार्टी टूट गई थी मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में चले गए। अब इससे चिढ़कर या इससे नाराज होकर के, इससे गुस्सा होकर के नीतीश कुमार ने कह दिया कि अगर विपक्षी पार्टियां साथ आए तो बीजेपी 50 सीट पर आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वो इसके लिए काम करेंगे विपक्ष को साथ लाने के लिए। अब सवाल है कि विपक्ष कैसे एकजुट होगा कि बीजेपी 50 सीट पर आ जाएगी? क्या नीतीश कुमार को यह ध्यान नहीं था कि 1991 के चुनाव के बाद से अभी तक 7 चुनावों में बीजेपी कभी 100 सीट के नीचे नहीं आई है। बीजेपी की सीटों का आंकड़ा बढ़ता ही गया है। बीच में जरूर 2004 के चुनाव में उसकी सीटें कम हुई, 2009 में भी वह उतनी ही सीटों पर रही, लेकिन 100 से नीचे तब भी नहीं आई। 100 से ऊपर की सीटों का आंकड़ा बन गया है। वो फिर उसको कैसे 50 के नीचे ले आएंगे? अभी बीजेपी 303 सीटें अकेले जीती हुई हैं, तो 250 सीटें कहां हरवा देंगे नीतीश कुमार? विपक्ष को कैसे एकजुट करेंगे कि बीजेपी 250 सीट हार जाएगी? अगर 50 का आंकड़ा एक प्रतीकात्मक आंकड़ा भी माने और यह समझे कि वो कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी 3 अंकों में नहीं पहुंचेगी, तब भी वो यह काम कैसे करेंगे? कैसे 150, पौने 200, 250 सीटें वो हरवा देंगे बीजेपी को? बीजेपी के पास जो सीटें हैं अगर नीतीश कुमार की इस बात को माने और इस बात को ध्यान रख के अगर एनालिसिस करें कि विपक्ष एकजुट हो जाए तब, लेकिन जहां अकेला विपक्ष है, जहां सिर्फ कांग्रेस पार्टी विपक्ष है, वहां वो किसको एकजुट करेंगे? ऐसे कम से कम 1 दर्जन राज्य हैं जहां बीजेपी कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है। ऐसे राज्यों में वो कहां से विपक्ष ले आएंगे जिसको एकजुट करेंगे, जहां बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ लड़ना है? अगर बड़े राज्यों की बात करें तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है। ये बड़े राज्य हैं जहां कांग्रेस के साथ बीजेपी का सीधा मुकाबला है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 2 छोटे राज्य भी जोड़ दें तो यहां की 97 सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं और यहां सीधा कांग्रेस से मुकाबला है उसका। तो यहां कहां किसको एकजुट करेंगे नीतीश कुमार? अब ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इन राज्यों में अपनी पकड़ बना रही है और आम आदमी पार्टी लड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हरवाएगी, कांग्रेस की हार का अंतर बढ़ा सकती है। आम आदमी पार्टी कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन रही है अभी इन चुनावों में, जितना भी हल्ला मचे उसका, कि उसके साथ जुड़ जाने से वो फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। ऐसी ताकत आम आदमी पार्टी नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान जरूर कर सकती है लेकिन फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है। वो कांग्रेस को जिता नहीं सकती है, बीजेपी को हरा नहीं सकती है कांग्रेस के साथ जाकर के। अगर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश या राजस्थान में कांग्रेस के साथ चली जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक कांग्रेस की अपनी ताकत नहीं बढ़ती है, जब तक कांग्रेस अपनी ताकत के दम पर बीजेपी को चुनौती नहीं देने की स्थिति में आती है, तब तक इन राज्यों में कोई विपक्ष के एकजुट होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं उस राज्य की बात करें, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। वहां सपा और बसपा मिलकर भी लड़ चुके, वो भी उन लोगों ने भी लड़के जो आजमाइश कर ली,
सपा और कांग्रेस भी लड़के जो आजमाइश कर चुके, ये सारी पार्टियां अलग अलग तरीके से हर तरह से विपक्ष का गठबंधन करके वहां देख लिया गया। और पिछले 2 चुनावों में बीजेपी के, पहले चुनाव में 2014 में बीजेपी को अपने सहयोगी पार्टी अपना दल के साथ 73 सीटें मिली और दूसरे चुनाव में उसको 65 सीटें मिली। वो 65 सीट तब मिली जब सपा और बसपा दोनों साथ मिलकर के लड़े। दो सबसे बड़ी ताकतें जिनको जैसे नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार में हैं, वैसे सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में है। जब दोनों पार्टियां लड़ी तब भी 65 सीट से कम नहीं हुई, तब भी बीजेपी को 65 सीटें आई। तो अब उसमें किस विपक्षी पार्टी को नीतीश कुमार मिला देंगे और कौन सा विपक्षी एकजुटता बन जाएगी जिससे वहां बीजेपी साफ हो जाएगी। बीजेपी को अगर 50 सीट पर लाना है तो उत्तर प्रदेश में साफ करना होगा, जबकि अभी की स्थिति यह है कि वहां 24 का चुनाव होने के पहले राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा, उसका उद्घाटन होगा। अभी लोग काशी में जो कायाकल्प हुआ है उससे अभिभूत हैं, मथुरा का मुद्दा चल रहा है, कई जगह इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां बीजेपी की सीटें बढ़ भी सकती हैं अगर घटेंगी नहीं तो। अगर ये बराबर रहेंगी या बढ़ भी सकती हैं, घटने की तो बात ही नहीं हो रही है। तो जब जहां 65 सीटें हैं उसके पास, वहां उसको अभी घटाने का कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। जहां सीधे उसका कांग्रेस के साथ मुकाबला है वहां उसको घटाने का कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। तो नीतीश कुमार ने 50 सीट की बात कैसे कही? अब वो उसकी व्याख्या बाद में हो सकती है कि वो कह रहे थे कि बीजेपी को हरा दिया जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार मणिपुर के घटनाक्रम से बहुत नाराज हो गए थे। यह मणिपुर दूसरा घटनाक्रम है। पूर्वोत्तर में उनकी पार्टी पर 2 बार अटैक किया बीजेपी ने। पहले अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायक तोड़े गए, उनके 7 विधायक जीते थे, सबको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। पहले 6 गए, फिर बाद में एक और विधायक चला गया। मणिपुर में जनता दल यू के 6 विधायक जीते थे, जिसमें से 5 बीजेपी में चला गया। इन 5 विधायकों ने अभी 2 दिन पहले कंफर्म किया था कि वो पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने आएंगे, लेकिन जिस दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी थी उसके ठीक पहले वो लोग बीजेपी में चले गए। तो ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका था कि उनकी पार्टी टूटी, बीजेपी ने तोड़ी, उनके विधायक बीजेपी में चले गए। ये बड़ा झटका इस नाते भी था कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, बिहार, इसके दम पर नीतीश कुमार अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जो नियम है चुनाव आयोग का, उस नियम के हिसाब से अगर 4 राज्यों में उनको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाती। तो वो उस तरफ बढ़ रहे थे, उसके काफी करीब आ गए थे, जहां से अब एकदम वो पीछे चले गए। अब जनता दल यू की राष्ट्रीय पार्टी बनने की संभावना लगभग खत्म हो गई है अभी तत्काल। अभी आगे के चुनाव में पता नहीं क्या होगा। मणिपुर में तो अभी बहुत देर से चुनाव है, अरुणाचल प्रदेश में जरूर पहले चुनाव होगा, लेकिन उसमें पता नहीं क्या परफॉर्मेंस होगा जेडीयू का। तो वो एक बड़ा झटका था, उनको एक बड़ा धक्का लगा, जिसकी वजह से वो नाराज थे। उस नाराजगी में उन्होंने ये 50 सीट का आंकड़ा पेश कर दिया। अब 50 सीट छोड़िए, बीजेपी को बहुमत के नीचे भी अगर लाना है, बीजेपी को जो पहले नीतीश कुमार और ललन सिंह कह रहे थे कि बीजेपी को 272 से नीचे लाना है, उसके लिए भी उन्हें 24 घंटे 24/7 काम करना होगा। उसके लिए भी उनको महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, कर्नाटक में, इन सभी राज्यों में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना होगा। अपने बिहार में सारी पार्टियों को, सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाना होगा। अगर वो ये काम करते हैं और इन राज्यों में जो सीटें बीजेपी को मिली हुई हैं उससे कम पर ला देते हैं या रोक देते हैं, तब इसमें उनकी सफलता होगी। नीतीश कुमार हरियाणा के जो बड़े नेता हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनसे मिले थे और अभी फिर वो मिलने वाले हैं दिल्ली की अपनी यात्रा में। क्या वो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के साथ कांग्रेस का अलायंस करा देंगे? अब अगर ये चर्चा ये है कि ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, जिसकी अभी 2 पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, उनका विलय होने वाला है, परिवार एक होने वाला है। परिवार एक हो गया तब तो इस बात की संभावना ही खत्म हो जाएगी कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे। फिर कैसे तालमेल होगा? फिर कैसे हरियाणा की 10 सीटों में क्या समीकरण बनेगा विपक्षी पार्टियों का? पंजाब में क्या नीतीश कुमार अकाली दल और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों को एक साथ ले आ देंगे? क्या वो इस बात के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार कर देंगे कि वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े या गुजरात में कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े? तो विपक्षी पार्टियों के इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं, इतने कंट्राडिक्शंस हैं उनकी अपनी पॉलिटिक्स में कि उनको साथ लाना मुश्किल है। लेकिन अगर सबको साथ लाया भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
ये जो 50 सीटों का आंकड़ा नीतीश कुमार ने दिया है, इसका कोई वैज्ञानिक तार्किक आधार नहीं है। यह शुद्ध रूप से उन्होंने मणिपुर के घटनाक्रम से चिढ़ करके, नाराज होकर के ये बात कही है। इसके बावजूद वो दिल्ली में अपना आएंगे और विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे। वो शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे, के चंद्रशेखर राव उनको मिले हैं, वो ओम प्रकाश चौटाला से मिलेंगे, कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे। अगर वो उन राज्यों में जो जहां गैर कांग्रेस पार्टियों का दबदबा है, वर्चस्व है, उन राज्यों में अगर कांग्रेस और उन दूसरी विपक्षी पार्टियों का तालमेल करा देते हैं, बाकी जहां कई प्रादेशिक पार्टियां हैं उनको साथ ले आ देते हैं, तब भी विपक्ष की राजनीति के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। 50 पर तो नहीं लाया जा सकता है बीजेपी को, लेकिन उसको रोकने की दिशा में यह एक बड़ी पहल होगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।